नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेस डिफेंस एंड कहानी चैनल में। यहाँ आपको मिलती है डिफेंस और दुनिया से संबंधित आवश्यक जानकारियाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चीन से जो संकेत मिल रहे हैं वो बताते हैं कि चीन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जून लगातार 10वां महीना है जब चीन में प्रॉपर्टी की कीमतें गिरी है। चीन कोयले की कमी से बुरी तरह जूझ रहा है और इससे देश में बिजली की भारी कमी हो गई है। यही नहीं, देश की बैंकिंग व्यवस्था भी लड़खड़ाने लगी है। पिछले 2 दशकों में चीन के विकास ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सकल घरेलू उत्पाद में साल दर साल दोहरे अंक में वृद्धि किसी भी देश के लिए सपना था, जिसे चीन ने संभव कर दिखाया। लेकिन अब वर्ष 2022 की शुरुआत से ही चीनी अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी है। चीनी अर्थव्यवस्था के बारे में जो खबरें आ रही है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चीनी अर्थव्यवस्था में लगे घाव काफ़ी बड़े हैं और ये और बड़े होते जा रहे हैं। चीन से जो संकेत मिल रहे हैं वो बताते हैं कि चीन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जून लगातार 10वां महीना है जब चीन में प्रॉपर्टी की कीमतें गिरी है। चीन कोयले की कमी से बुरी तरह जूझ रहा है और इससे देश में बिजली की भारी कमी हो गई है। यही नहीं, देश की बैंकिंग व्यवस्था भी लड़खड़ाने लगी है। बहुत से छोटे बैंक डिफॉल्टर हो गए हैं। चीन की जीडीपी में ग्रोथ भी ठहर गई है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन के रियल एस्टेट सेक्टर में गड़बड़ी की शुरुआत पिछले साल हुई थी, जब सरकार ने रियल एस्टेट कंपनियों की कर्ज पर निर्भरता कम करने के लिए 3 नियम बनाए गए, जिन्हें 3 रेड लाइन्स के नाम से जाना जाता है। चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रैंड इन नियमों में टेस्ट में फेल हो गई। नतीजा यह हुआ कि एवरग्रैंड को और कर्ज जुटाने में मुश्किल होने लगी। एवरग्रैंड के 1300 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं जो चीन के 280 शहरों में फैले हुए हैं। कंपनी की कुल संपत्ति 2 ट्रिलियन युआन है, जो चीन की कुल जीडीपी का 2% है। एवरग्रैंड के ग्राहकों की संख्या इस समय 15 लाख है, जिनका पैसा फंस गया है। करीब 50 शहरों की 100 से ज़्यादा परियोजनाओं के ग्राहकों ने भुगतान बंद कर दिया है और अपना पैसा मांग रहे हैं। कंपनी पर 300 अरब डॉलर से ज़्यादा की देनदारी है और उसने कई बॉन्ड का भुगतान करने में पहले ही डिफ़ॉल्ट शुरू कर दिया है। रियल एस्टेट सेक्टर की हिस्सेदारी चीन के जीडीपी में 12% है, इसलिए एवरग्रैंड यदि दिवालिया हुई तो उसका असर पूरे चीन की अर्थव्यवस्था पर होगा। इससे सीमेंट, स्टील, सैनिटरी वेयर और कई दूसरे उद्योगों से मांग कम हो जाएंगी। फिलहाल स्थिति यह है कि लगातार 12वें महीने में घरों की बिक्री घटी है, जो 1990 के बाद से निजी प्रॉपर्टी मार्केट में यह सबसे लंबी मंदी है। चीन कोयले की कमी से बुरी तरह जूझ रहा है और इसका नतीजा यह हुआ है कि चीन के औद्योगिक इलाकों में घंटों बिजली जा रही है। बिजली जाने से चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। चीन अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कच्चा माल दुनिया के कई देशों से लेता है और यदि चीनी उद्योगों ने उत्पादन में कटौती की तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन प्रभावित होंगी। इस साल अप्रैल में चीन के हेनान प्रांत के कई छोटे बैंक असफल हो गए, जिनकी परिसंपत्ति 6 अरब डॉलर और लगभग 4 लाख ग्राहक थे। चीनी नियामक के नियम के मुताबिक किसी भी बैंक में जमा रकम पर वहां के ग्राहकों को 5 लाख युआन की सॉवरेन गारंटी होती है, लेकिन रकम लौटाने की जगह चीनी अधिकारियों ने इन ग्राहकों को चुप कराने के लिए हर संभव कोशिश की है। हेनान की राजधानी में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हमला तक किया गया। इसलिए हो सकता है कि इन कर्जों का एक बड़ा हिस्सा चीनी बैंकों को राइट ऑफ करना पड़े। ये सारी परिस्थितियाँ यही संकेत कर रही है कि चीन की अर्थव्यवस्था में जो कठिनाई दिख रही है वह दीर्घकालिक और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। चीन का वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो स्थान है उससे यदि चीन लड़खड़ाया तो छोटी अवधि में दर्द सबको झेलना होगा, लेकिन अवधि में यह न सिर्फ आर्थिक तौर पर बल्कि भू-राजनीतिक तौर पर भी भारत समेत पूरी दुनिया के लिए राहत का कारण बन सकता है। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज़ पहुंचती रहे आप तक सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।